गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। सेकंड चैप्टर देखेंगे। 1991 से ही स्टोरी हमारी रहेगी और उस टाइम पे कौन सा एक की कंसेप्ट था और क्या उससे रिलेटेड इश्यूज थे, उसके बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात होगी। उस कंसेप्ट का नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक इन जनरल आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, लेकिन उसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। उसका उससे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, उसके अफेक्ट्स क्या होते हैं, उससे क्या इश्यूज होती है एक पर्टिकुलर कंट्री पे, एक वर्ल्ड पे, वो सारी फीचर्स, उस सारी चीजों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत अच्छे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं वीडियो देखा है तो पहले वो देखो, क्योंकि ये सारी चीजें लिंक है, सीरीज में है। सो यू शुड नॉट स्किप दैट चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। We have studied the changes that took place in the world after 1991. So देखो, अब भी मैंने आपको कहा कि सब कुछ लिंक्ड है, सीरीज में है। तो पहली लाइन से ही आपको वो पता चल जाएगा कि अब तक हमने जो स्टडी किया, चैप्टर 1 में देखा और हिस्ट्री के 10 चैप्टर्स में जो देखा, पूरा कवर किया, तो वहां से हम आगे की बात करेंगे। वी हैव स्टडीड द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर 1991. वी read about the changes that took place in Eastern Europe in 1989, the Kuwait crisis of 1990, and the disintegration of Soviet Union in 1991. ये सारे इवेंट्स, सारे इंसिडेंट्स हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ कवर किया था। उसी की यहाँ पे बात हो रही है। इट वॉज ड्यूरिंग द कुवैत क्राइसिस दैट द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो कौन था वो यूएस प्रेसिडेंट जिसने ये टर्म दिया था, मुझे कमेंट्स में बताइए। चैप्टर 1 में ये बात हमने कवर की थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर was used to describe the nature of world order. After the disintegration of Soviet Union, two terms came to be used: post Soviet world order and post Cold War era. तो ये दो टर्म्स जनरली यूज होने लग गए जब सोवियत यूनियन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट होके अलग अलग स्टेट्स फॉर्म हो गए थे, अलग अलग कंट्रीज फॉर्म हो गई थी, एंड कोल्ड वॉर एंड हो चुका था। तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा भी टर्म यूज होने लग गया। ऑल दीज थ्री टर्म्स फोकस ऑन द पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी सिचुएशन दैट इवॉल्व आफ्टर 1991। तो ये सभी चीजें क्या दर्शाती थी, उस समय की 1991 के दौरान पे जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशंस अलग अलग हुए थे, उसको ये टर्म्स डिफाइन करती है। इन द अर्ली 1990s अनदर टर्म स्टार्टेड टू बी यूज्ड। एक और टर्म बहुत फेमस हो रहा था। क्या था वो टर्म? द टर्म वाज ग्लोबलाइजेशन। Unlike the earlier terms, the term globalization was broader based. तो जो बाकी के दो पहले के टर्म्स थे, उससे अलग ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट, एक ब्रॉडर टर्म था। इट इंक्लूडेड नेचर ऑफ इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर 1991। तो ये एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है ग्लोबलाइजेशन। ये ना ही सिर्फ एक पॉलिटिकल सिनेरियो को देखेगा या इकोनॉमिक सिनेरियो को देखेगा, बट कल्चरल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल, ये सभी को उसका सब्जेक्ट मैटर बनेगा और सभी को साथ में लेकर चलेगा। That took place in the world after 1991. Today we use the term globalization to describe the post Cold War era. तो इन जनरल आज की तारीख में जब हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं तो हम सिंपली बात कर रहे हैं आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। उसके कोल्ड वॉर के बाद के एरा की हम बात कर रहे हैं व्हेन वी स्पीक अबाउट ग्लोबलाइजेशन। सो let's get to the core. What is globalization? When we talk of globalization, we say that the world has become more interconnected. तो एकदम सिंपल, ग्लोबल यानी वर्ल्ड होता है, ग्लोब पूरा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि हम एक दूसरे से इतने इजीली कनेक्टेड है, जैसे कि फॉर दिस करंट एग्जांपल, हम लिटरली ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए एक मीडियम यूट्यूब चैनल के जरिए हम स्टडी कर रहे हैं। आप पता नहीं मुंबई के या महाराष्ट्र के कौन से या इंडिया के इनफैक्ट कौन से कोने में आप रहेंगे और ये वीडियो आप देख रहे हो, और मैं एक जगह पर बैठा हूं। तो ये हम जो कनेक्टेड है, ये जो हमारा कम्युनिकेशन है, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये इंटरकनेक्शन ओवरऑल पूरी दुनिया का, दैट इज इन सिंपल टर्म्स ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये चीज टेक्नोलॉजी में ही आ जाती है कि हम इंटरनेट और इंटरनेट का यूज करके कनेक्टेड है एक दूसरे से। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव हेल्प
दिस इंटरकनेक्टिविटी। तो वही बात हो गई जो मैंने आपको अभी बताई। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी मेड फॉर एडमिशन टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब्रॉड। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया, वो भी आप यूज कर सकते हो। या ये भी आप लिख सकते हो कि आज हम घर बैठे बैठे किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में या कहीं भी आप कुछ कोई चीज अप्लाई करना चाहते हो, या कोई ऑनलाइन टिकट खरीदना चाहते हो, या कोई शो बुक करना चाहते हो, ये अब घर बैठे बैठे कर पा रहे हो। दैट इज बिकॉज ऑफ globalization, technological advance, right? Similarly, mobile phones, WhatsApp messages can be made from any part of the world to your friends, family. ये भी आप जानते ही है कि हम आज बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, या डिफरेंट एप्स जो भी है हमारे पास। चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड। काफी चेंजेस आ चुका है कि इकोनॉमिक्स और ट्रेड किस तरह से, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसेस हुए तो कैसे इन सब में चेंज आया, वो चेंजेस की भी हम बात करेंगे। इंडियन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड अमेरिका। वेरियस कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और चाइना आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो ये अब जानते ही हो कि कितनी हमारी जो सरप्लस चीजें होती है वो एक्सपोर्ट की जाती है, और दुनिया से कितनी चीजें इंपोर्ट की जाती है और वो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर दुबई में मोस्टली सारी चीजें बाहर से ही आती है, तो यहाँ पर सारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स थ्रू आउट ईयर मिलते हैं बेसिकली। यहाँ पे मैंने लिटरली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगो वेराइटी देखी है जो इंडिया में कभी नॉर्मली नहीं देखी थी। यहाँ पे पाकिस्तान से भी मैंगोज आते हैं, यहाँ पे फ्रॉम, आई फॉरगॉट द नेम, बट आई थिंक इट वाज सम यूरोपियन कंट्री, वहां से भी आते जो इतने लाइक कुछ ज्यादा ही बड़े ह्यूज मैंगोज थे जो मैंने अमेरिकन मूवीज और सीरीज में देखे थे पहले, इससे पहले। तो ये जो चीज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया की किसी कोने की चीज हर जगह पे अवेलेबल करा पा रहे, ये सब क्या है? ये सब है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। Moving ahead, globalization increased interconnectedness among countries and people and events in one part of the world have an impact on other parts. So अगेन उसी बात को और आपको वर्ड्स दे रहे हैं कैसे, और उसको डिफाइन कर रहे हैं कि इंटरकनेक्टेडनेस कंट्रीज और लोगों का बढ़ गया। इवेंट्स होते हैं कितने सारे, लाइक दुबई एक्सपो हुआ था रिसेंटली, जिसमें वर्ल्ड के सारे अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर आए थे और अलग अलग उन्होंने एग्जीबिशंस अटेंड किए थे। वैसे थ्रू आउट वर्ल्ड जैसे अभी ओलंपिक्स हो रहा है, तो ये एक तरह का ग्लोबल इवेंट है, और हमें बैठे बैठे रिजल्ट्स पता पड़ रहे हैं, हम लाइव देख पा रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। कल ही जैवलिन जैवलिन का रिजल्ट आया, एंड हमने सिल्वर, पहला इंडियन सिल्वर मेडल हमें मिला बिकॉज ऑफ नीरज चोपड़ा, द ग्रेट एथलीट। सो ये हमें मिनट लाइक ऐसा भी नहीं कि डिलेड हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तुरंत लाइव लाइव हम सब लोग देख रहे थे रात को उस चीज को। सो ये जो चीजें हैं, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देर आर वेरियस वेज ऑफ लुकिंग एट दिस चेंज। इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। वन आर्ग्यूमेंट इज दैट व्हाइल interconnectedness has increased, the importance of the state structure has not declined. तो यहां पर हम थोड़ा सा ये डिबेट पूरे चैप्टर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन होने से स्टेट का जो स्टेट, यानी अगेन प्लीज रिमेंबर, बार बार मैं बोल चुका हूं पहले के वीडियोस में भी, और हम पॉलिटिकल साइंस के ग्रेड 11th में ही पढ़ चुके हैं स्टेट यानी क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, ओके, व्हेन वी से स्टेट। सो एक स्टेट का स्ट्रक्चर जो होता है, जो उसका एक पावर्स होती है, उसको डिक्लाइन, वो डिक्लाइन नहीं हुआ है। ये हम यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स ग्लोबलाइजेशन के देखते हुए उस बात को यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इज स्टिल वेरी मच अलाइव। तो अगेन रिसेंट एग्जांपल ही फिर से मैं ओलंपिक से ही देना चाहूंगा कि पूरा नेशन, हम पूरा नेशन बैठ के नीरज चोपड़ा को देख रहे थे, या पूरे इन सारे गेम्स देख रहे थे, और नेशनलिज्म, इंडिया इंडिया इंडिया, हम पूरा सपोर्ट कर रहे थे। तो ये हमारे अंदर और ज्यादा नेशनलिज्म इम्पैक्ट आ चुका है। Some feel that economics and technology are key factors that have brought the world together. कोई कुछ लोगों का ये मानना है कि इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये पूरी दुनिया एकदम एक दूसरे के करीब आ चुकी है। They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of states is now being challenged. तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है जो हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, कि इनका ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन
कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, सोवरेनिटी क्या है कि खुद का सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो कंसेप्ट है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना एक अपनी कंट्री के लिए। और जुरिस्डिक्शन यानी कि ये मेरे क्षेत्र में आता है, ये मेरे बॉर्डर्स में आता है, ये डिसीजन लेना, वो जुरिस्डिक्शन, ये स्टेट का जो पावर है उसको चैलेंज हो चुका है विद द हेल्प, लाइक नॉट विद द हेल्प, व्हेन ग्लोबलाइजेशन इज देयर। सो ऐसा ये आर्ग्यूमेंट है जिसके ऊपर अभी हम दोनों प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं। There are others who give importance to civil society and non-state actors. According to them, social movements cut across state boundaries and focus on humanitarian problems of the people. तो अगेन बहुत ही ये पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ मार्क कर लेना और इसकी लाइनें एक एक करके लिखना है इसको प्लीज। ये बहुत ही भारी बात कर रहे हैं इन वेरी शॉर्ट लाइंस। ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि सिविल सोसाइटी और नॉन स्टेट एक्टर्स, इस पूरे फ्रेज को मार्क कर दो। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है? नॉन स्टेट एक्टर्स इज बेसिकली नॉट एक्चुअल एक्टर, एक्टिंग वाला एक्टर की बात यहाँ नहीं चल रही है। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओ हो गई, जो किसी गवर्नमेंट या किसी स्टेट को वो अपना स्टेट के लिए काम नहीं करती, इसलिए नॉन स्टेट। तो एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक गवर्नमेंट या स्टेट के लिए काम नहीं करती है, वो अपने हिसाब से अपना ओपिनियन या लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, उसे नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। तो इसका भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है नॉन स्टेट एक्टर्स का। अगेन रीसेंट लाइक जो हाल ही में अभी चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स इतने बढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाएंगे, क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज, अपने स्टेट लाइक नॉट महाराष्ट्र, गुजरात स्टेट, इन इन जनरल वो ऑफ कोर्स किसी कंट्री को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनकी बातें कंट्री स्पेसिफिक नहीं होती है। तो इसे नॉन स्टेट, उनकी उनकी बातें नॉन स्टेट होती है। तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम करते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो लोगों को अच्छे की डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं या बुरे की डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। तो ये एक रीसेंट एग्जांपल मैं बताऊंगा कि नॉन स्टेट एक्टर्स आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स हो गए और एनजीओज हो गए, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए। अकॉर्डिंग टू देम, सोशल मूवमेंट्स कट अक्रॉस स्टेट बाउंड्स। तो ये देखो, ये लाइन अगेन, सोशल मूवमेंट यानी अगर समझो एक इन्फ्लुएंसर ने अपना एक सोशल मूवमेंट चालू किया, सोशल मूवमेंट यानी कि समझो उसने 100 पुशअप्स, 100 डेज फिटनेस चैलेंज करके उसने एक चालू किया। ये अब सिर्फ उसके पर्टिकुलर जहां का वो बिलोंग करता है कंट्री, वहीं पे स्पेसिफिक नहीं होगा, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। तो नॉन सोशल मूवमेंट जो है, कट अक्रॉस यानी कि उसने बॉर्डर पार कर दिए, स्टेट बाउंड्रीज के पार चला गया है। तो ये यहां पर आप इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल को पकड़ के इस लाइन को याद रखिएगा कि सिविल सोसाइटी और नॉन स्टेट एक्टर्स वालों का ये मानना है कि वो सोशल मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्टेट बाउंड्रीज, अपनी कंट्री के बाउंड्रीज के परे, उसके पार जाकर वो काम कर सकते हैं और वहां तक उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। एंड फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। तो अब यहाँ पर इस चीज को इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स के लिए बात की है। तो अगेन इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि यूके में राइट्स हो, रिसेंटली राइट्स हुए रिगार्डिंग मुस्लिम कम्युनिटी एंड लाइक इंडियन ओवरऑल। तो पूरे वर्ल्ड को पता चला, पूरा वर्ल्ड उसके सपोर्ट में बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्विटर पे लोग ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। फिर अगेन जो लेट्स से एक और ग्लोबल इंसिडेंट हुआ है, इजरायली एंड जो वॉर चल रहा था, हमस हमस एंड इजरायली, गाजा गाजा स्ट्रिप वॉर जो चल रहा था, उसके लिए लोगों ने इंडिया में भी, अगर आपको पता होगा, लोगों ने अपने व्हाट्सएप इमेज चेंज कर दिया था, फ्लैग लगा दिया था कि एक ट्रेंड आया था, इमेज का ट्रेंड आया था कि नो वन इज लुकिंग देयर, लुक देयर करके इमेज काफी फेमस हुआ था। तो ये सारी चीजें ह्यूमैनिटेरियन वाली बातें हैं कि लोगों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली बातें, लोगों का भला करने वाली बातें, लोगों के साथ अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वहां आवाज उठाने वाली बातें, ये सब पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन साथ ही साथ इनका ये कहीं ना कहीं ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर स्टेट है, एक पर्टिकुलर कंट्री जो है, क्या उसकी सोवेरेनिटी और जुरिस्डिक्शन पे ये चैलेंज फेस नहीं कर रहा कि उसको अब ग्लोबल प्रेशर की वजह से
कोई पर्टिकुलर एक्शन उठाना पड़ रहा है। कितनी बार आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कोई फालतू सा वीडियो, अगर कोई पर्सन का कुछ गलत, मुझे अभी याद आ रहा है कि रेलवे ट्रैक पे एक पर्सन था, कोई तो पता नहीं वो रेलवे ट्रैक्स पे चीजें रखकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश कर रहा था। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। तो रिवर्स चीज, मतलब चीजें, कुछ गलत चीजें जो वीडियो वायरल हो जाती है और फिर लोग उसमें उसको टैग करते हैं कि यार मुंबई पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस ऐसे टैग करते हैं, और फिर उस पर्सन को ढूंढा जाता है और फिर उसको गिरफ्तार करके उसके ऊपर एक्शन ली जाती है। तो ये रिवर्स एक चीज आ गई कि यार लोगों ने आवाज उठाई हुई है, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन आई हुई, राइट। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव भी हम एक बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ है कि वो चैलेंज कर रहा है जुरिस्डिक्शन को कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तुम सही से नहीं कर रहे हो ये चीज, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये एक्शन लेना चाहिए। अगर आप एक भी किसी ऐसे वीडियोस की कमेंट्स पढ़ने लगेंगे तो इतने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपको मिलेंगे जो एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होंगे। तो ये चीज, एक तरफ हमारे पास पावर है इंटरनेट का, और दूसरी तरफ कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ वो सीधा पुलिस को टैग कर सकते हैं @, so and so पुलिस, @CM ऑफ दैट स्टेट और समथिंग लाइक दैट, और सीधा उनको बोल रहे हैं कि यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। सो ये जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहा है, सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है ग्लोबलाइजेशन। ये यहाँ पर डिस्कशन पूरे चैप्टर में होगा। लेट अस लुक एट द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन ईच ऑफ दिस एरियाज सेपरेटली। अब ये पूरा जो है एक एक करके हम पूरा देखेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ दिस चेंजेस हैव अफेक्टेड इंडिया, ये भी देखेंगे कि इंडिया में उसका क्या अफेक्ट होगा। we are going to see the changes in these areas separately only for academic convenience। तो ये भी समझो कि हम ये सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए, पढ़ने के लिए, यहाँ पर अपना जो लेसन अकेडमिक अपनी पढ़ाई में पढ़ता है, इस उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ही यहाँ पे फिलहाल चलना है। इन रियलिटी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स चीज है और आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड चीज है। In reality, all these areas are interconnected. This means that political or economic change will affect society and culture and vice versa. तो कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज करोगे तो सोसाइटी कल्चर पे भी अफेक्ट होगा, और सोसाइटी कल्चर में चेंज लाओगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली भी अफेक्ट होगा, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एक और मुद्दा याद आ गया। ओलंपिक्स में विनेश फोगट को जो डिस्क्वालीफाई किया गया बिकॉज ऑफ सम वेट इशू। तो ये जो इशू हुआ, इंस्टेंट जो हो रहा है वहां पे, हमें तुरंत यहाँ पता पड़ी, यहाँ से तुरंत गवर्नमेंट ने बोला कि ओलंपिक कमेटी को बोला कि वी वांट टू हियर द हमें मौका चाहिए कि क्या गलत हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसका एक केस चल रहा है। तो ये जो है इतना जो, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर एबल टू डू दैट। पॉलिटिकली भी ये चीज पार्लियामेंट में उठाई गई थी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा ओलंपिक्स में ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ। तो ये जो चीज है पॉलिटिकली कल्चरली सोसाइटी एक दूसरे का हम पूरा इंटरकनेक्टेड यहाँ पर हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला है इकोनॉमिक इश्यूज में बात करेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द एरिया ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज आर एस फॉलोज। तो क्या चेंजेस आए हैं? फ्री फ्लो ऑफ फिनेंस कैपिटल। तो सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है फ्री फ्लो ऑफ फिनेंस कैपिटल, यानी कि आप दूसरे कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहां पे अपना ब्रांड चला सकते हो, वहां पर अपना फैक्ट्रीज चला सकते हो और कमा सकते हो, राइट। तो ये फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पैसा, कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूं मैं इकोनॉमिक सिस्टम्स में। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आया, फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इंडस्ट्रीज नीड फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट्स फाइन हेल्प टू बिल्ड इंडस्ट्रीज एज दे प्रोवाइड फाइनेंस। कॉमन सेंस की बात है, पैसा है तो ही आप कोई इंडस्ट्री बना सकते हो, और फाइनेंस चाहिए ही चाहिए इंडस्ट्रीज को ग्रो होने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स आर डन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ये अब इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एंटिटी भी इन्वेस्टमेंट करती है। टुडे यू मे हैव रेड about how Indian companies are investing in foreign countries. Private companies like Tata's, Reliance, etc. have invested not only in India but in various industries in America, Europe, Africa and other places. तो ये आप जानती ही होगी कि टाटाज, रिलायंस, ये लोग ने सिर्फ इंडिया में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू या अपने जस्ट नेम के थ्रू कंपनी बाई करके रखी है, ब्रांड्स को बाई करके रखा हुआ है, और वहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपना वहां पर वो ब्रांड चला रहे हैं। वैसे ही बाहर से लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट।
मैकडोनल्ड्स सबसे सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, अमेरिकन ब्रांड जो हमारे इंडिया में जगह जगह पर मौजूद है। वेंडीज भी अमेरिकन ब्रांड है, जो अगेन आज हमारे यहाँ पे वो भी आ चुका है। छोटे से छोटे स्मॉल अर्बन एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज में भी वेंडीज देखने मिलता है। पहले सिर्फ वो एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ही देखने मिलता था। सो ये क्या है? दैट इज ग्लोबलाइजेशन। पीपल ऑफ अदर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री। इवन गवर्नमेंट कंपनीज लाइक ओएनजीसी हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। तो गवर्नमेंट, पहले तो ये टाटास और रिलायंस प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल दे दिया, और फिर गवर्नमेंट वाला भी बता दिया कि ओएनजीसी। कमेंट्स में बताइए ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही सिंपल सा, ओएनजीसी जो गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी अब्रॉड इन्वेस्टमेंट्स करती है। सिमिलरली अ लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका रिवर्स भी होता है कि फॉरेन कंट्रीज भी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। दीज इन्वेस्टमेंट्स टेक प्लेस इन बोथ इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर एंड कंज्यूमर सेक्टर। तो मैंने जो आपको मैकडोनल्ड्स बोला, वो एक तरह से कंज्यूमर सेक्टर का ये हो गया, जहां पर वो डायरेक्ट फूड रिलेटेड चीज हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वो हो गया कि वो हमारे यहाँ पर आकर कुछ ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या इस तरह का कोई चेंज आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में वो आ जाएगा। Foreign companies have invested in building airports, nuclear power plants, etc. in India. They have also invested in consumer food chains like McDonald's, Burger King, Pizza Hut, etc. बहुत सारे आप एग्जांपल इसमें लिख सकते हो, अनगिनत एग्जांपल लिख सकते हो आप। रिसेंट अगेन टेस्ला, टेस्ला इज गोइंग टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। ये बहुत ही एक हॉट न्यूज है, जो एलोन मस्क एंड नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात हुई थी कि टेस्ला इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होएगा और ऑफ कोर्स कंज्यूमर सेक्टर में भी चेंज आएगा। प्रायर टू 1990s सच इन्वेस्टमेंट्स वेर रेयर। तो 1990s के पहले ये होना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस थे, गवर्नमेंट का बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज थे। इसीलिए 1990s के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया, उसमें ये सब चीजें को रूल्स रेगुलेशन थोड़े से इजी बनाए गए, ताकि ये सब हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सके। There used to be several governmental rules that made investments difficult. This has now changed. This change is looked at free flow of financial capital. This capital flows both ways, from India to foreign countries and from foreign companies into India. तो both way, दो धारी तलवार है ना? इंडिया वाले भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाहर वाले भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट नीड्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री फॉर इट्स डेवलपमेंट। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इस हमें तो चाहिए कि बाहर के टेस्ला वाले आ जाए हमारे यहाँ पे, एप्पल के फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पे आ जाए, ये हमारे यहाँ पे वो लोग सारी फैक्ट्रीज ओपन करे, क्योंकि हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हमारा डेवलपमेंट हो। देर आर लिमिटेशंस टू डोमेस्टिक फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, देयरफॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वेलकम। तो हम लिमिटेड ही एक अपने बजट के थ्रू खुद का इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, लेकिन बाहर वाले हमारे यहाँ पे मैक्सिमम कर सके, इसलिए हम मोस्ट वेलकम करते हैं उस चीज को। बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट दिस इन्वेस्टमेंट इन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इन द कंज्यूमर सेक्टर। तो अगेन दो तरह का जो सेक्टर्स इन लोगों ने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर, तो हम ऑब्वियसली चाहेंगे हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ताकि ओवरऑल रोड्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम डेवलप हो, ब्रिजेस एंड ऑल दैट स्टफ, रेदर देन कंज्यूमर सेक्टर। Real development will take place with building of communication networks through road, rail, water and air rail. तो रियल डेवलपमेंट हम तभी मानेंगे जब ये सारी चीजें, रोड, रेल, वाटर, एयर ट्रैवल, ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बहुत प्यारे इमेजेस में इन्होंने खुद ही बता दिया एग्जांपल्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। टाटा, आपको पता ही होगा, टाटा ने जैगवार खरीद लिया है, लैंड रोवर। तो यूके में वो उसका फैक्ट्री का फोटो है। ओएनजीसी गवर्नमेंट, एक प्राइवेट बताया है, टाटा प्राइवेट हो गया, और ओएनजीसी जो गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसने वियतनाम में ऑयल का, मैंने हिंट दे दिया आपको उसका फुल फॉर्म क्या है, बट स्टिल कमेंट में मुझे बताइए फुल फॉर्म क्या है। सो वियतनाम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हुए, तो माइक्रोसॉफ्ट आप जानती है, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, यूएस, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट, तो वो इंडिया में उसका ऑफिस उन्होंने बताया। नेस्ले अगेन स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है, स्विस कंपनी बिलोंग है एक्चुअल में ओरिजिनली, बट नेस्ले इंडिया में जगह जगह, और उसके प्रोडक्ट्स हम खाते हैं। मैगी इज द मोस्ट
सबसे इजी प्रोडक्ट जो आपको पता होगा नेस्ले का, बहुत अच्छी चॉकलेट्स भी होती है बाय द वे। सेकंड सेकंड इकोनॉमिकल इशू, या जो हम चेंज बोलेंगे, चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड करने के तरीके बदल गए ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। सेवरल चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द अप्रोच टू ट्रेड सिंस 1990s। तो 1990s के बाद से अलग अलग चेंजेस आ चुके हैं ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड वाज गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द गैप। ये आपको पता ही है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी। तो इसके थ्रू सब कुछ होता था। गैप was not an organization, it was an agreement amongst nations regarding trade. In 1995, GATT was replaced by World Trade Organization. ये भी हम पढ़ चुके थे लास्ट चैप्टर में कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो गई थी। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल बॉडी whose purpose is to promote free trade by persuading countries to abolish import tariff and other barriers. तो इंपोर्ट में जो टैक्स लगता है उसको हटा दो ताकि लोग और इंपोर्ट करें, है ना। और ये सब काम करती है डब्ल्यूटीओ। The WTO is the only international agency overseeing the rules of international trade. तो ये अकेली एजेंसी है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करती है एक तरह से। इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट हुए हैं तो उसको सेटल करने में वो हेल्प करती है बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेड नेगोशिएशन में भी हेल्प करती है। Trade is normally done in commodities. These can be commodities like iron ore, coal, oil, or such perishable commodities like fruits, flowers, seeds, etc. तो वो commodities में डील करते हैं हम अलग अलग, जहां पर जो चीज सरप्लस में होती है वो चीज एक्सपोर्ट की जाती है। तो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री क्या इंपोर्ट कर रही है, क्या एक्सपोर्ट कर रही है। इन द 1990s द स्कोप ऑफ द टर्म ट्रेड वाइडन एंड वी टॉक्ड ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। तो 1990s में ट्रेड सिर्फ कमोडिटीज से आगे चला गया। कमोडिटीज नहीं, अब सर्विस को भी ट्रेड किया जा सकता है। सर्विसेज यानी बैंकिंग सर्विसेज हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, ये सब सर्विसेज होती है। हम बियॉन्ड बॉर्डर्स अब जा चुके हैं। सो ट्रेड के अंदर अब सर्विसेज भी इंक्लूड हो गए। दस बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा वे सर्विसेज एंड दे वेर ऑल्सो लुक्ड एज एट एज अ मैटर्स इन विच ट्रेड कैन बी डन। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जो टाटा का टीसीएस कंपनी आप जानते ही है इंडिया में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वो क्या है, टीसीएस क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है? हम फॉरेनर्स की कंपनी का बैक एंड का पूरा वर्क हैंडल करते हैं टीसीएस वाले। तो ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जहां भी जो भी कंपनीज का टीसीएस के साथ वो उनके क्लाइंट है, वहां से जब वो कॉल करते तो इंडिया में बैठा हुआ पर्सन उनको हेल्प करता है कि ये इस तरह से आप उसको करें या रीस्टार्ट करें, या जो भी वो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर वाइज। तो टीसीएस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो इंडिया में है, जिसका बाहर से सारे क्लाइंटेल है पूरा का पूरा। तो ये अगेन दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टुडे वी टॉक, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे जो भी रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहे हैं मैं बोलते जा रहा हूँ, प्लीज उसको लिखते जाइए, प्लीज नोटबुक लेकर बैठिए पढ़ने को। Today we talk about trade in intellectual property. This includes copyrights, trademarks, patents, etc. तो आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ट्रेड हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी, कि एप्पल का प्रोडक्ट, एप्पल का ही प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे एप्पल, उसका सिंबल, उसका लोगो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो ट्रेडमार्क वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, कॉपीराइट के अंदर आता है, पेटेंट चीज के अंदर आता है वो, राइट। हम बहुत बार फेक नेम्स वाले भी देखते हैं कि अदीदास का अबीबास, ऐसे सब फेक नेम्स वाले भी जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स उनके पास नहीं है, इसीलिए वो नेम चेंज करके वो वैसा सा सिंबल भी हल्का सा ट्विस्ट करके उसको भेज रहे हैं, अमूल की जगह अमोल। ये बहुत सारी आपने ऐसे देखे होंगे। कमेंट्स में बताइए कौन से ऐसे फेक ब्रांड नेम्स आपको पता है। सो कुछ अच्छे फोटोज भी दिए यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स। Another change that has occurred in the area of trade is the use of container cargo ships. तो ये एक और बहुत बड़ा चेंज है। रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है मेरे ख्याल से, एक जो स्विस कनाल है वहां पर एक कंटेनर शिप क्रॉस अटक गई थी, और कितने वीक्स के लिए वो पूरा लिंक बंद हो गया था, वो रूट बंद हो गया था और प्रॉब्लम हो गया था। सो कंटेनर कार्गो शिप्स, जब आप कहीं से कोई चीज ऑर्डर कर रहे हो और आपको आता है शिपिंग, आपका गेटिंग शिप, तो ये जो आप फोटो देख रहे हो कंटेनर कार्गो का, ये सिस्टम की वजह से बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा रहे हैं। कंटेनर शिप्स आर एबल टू कैरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ गुड्स अक्रॉस द वर्ल्ड।
देयर आर स्पेशल पोर्ट फैसिलिटीज फॉर कंटेनर शिप. सो आई होप आपको पता ही है कि इसके एक स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं अलग अलग जगह पे, जहां पर ये सारे अनलोड किए जाते हैं और लोड किए जाते हैं. कंटेनर कार्गो रिवॉल्यूशन हैज चेंज द मैनर इन विच ट्रेड टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड टुडे. इस चीज ने पूरी ट्रेड वर्ल्ड को चेंज कर दिया हुआ है. जिस तरह से ट्रेड होती थी पहले उससे पूरा अलग, क्योंकि अब बल्क में मैं बकायदा पूरा का पूरा एक कंटेनर्स भेज दे रहा हूँ दूसरे कंट्रीज में, या दूसरी कंट्री से यहाँ पे आ रहा है. डू यू नो, मैं थोड़ी सी अगेन गैट एंड WTO के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. प्लीज रीड दैट, वेरी सिंपल, वेरी इजी. थर्ड पॉइंट देखेंगे, राइज ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज. तो ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज का ही एक तरह से हम हिस्सा बोल सकते हैं, बट मल्टीनेशनल कंपनीज एक पर्टिकुलर कंट्री में बिलोंग करती है, एक हेडक्वार्टर्स होता है स्पेसिफिकली. ट्रांसनेशनल का हम समझते हैं कि कोई स्पेसिफिक हेडक्वार्टर नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड में ही मौजूद है उस तरह से कि वो कहीं की भी कंपनी हो सकती है. हालांकि मैं मानता हूं कि उसका कहीं ना कहीं एक बेस तो होगा कि अरे हाँ भाई, अमेरिका से ये स्टार्ट हुआ था, फलाना स्टेट से या फलाना जगह से ये स्टार्ट हुआ था. लेकिन जब वो अपने आप को ट्रांसनेशनल बोलती है, वो बहुत सारे एक ही साथ बहुत सारे कंट्री में उसकी मौजूदगी है, और हर जगह उसका मेन हर हर कोई एक हेडक्वार्टर हो गया उसका. ओके, कोई हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं वहीं पे एक हेडक्वार्टर है. तो एक थोड़ा सा एकदम माइनर सा वो डिफरेंस है, बट कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके. Until 1990s, the government had a lot of control on the economic sector. There was a limited scope for the private sector. ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज दिस सिचुएशन. तो अगेन वही बात, रिपीट बात हो गई कि गवर्नमेंट का पहले बहुत ज्यादा कंट्रोल था, प्राइवेट वाले कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने ये सब कुछ बदल दिया. वी हैव सीन द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कंपनीज. कंपनीज दैट यूज्ड टू ऑपरेट विद इन द नेशन स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन फॉरेन लैंड्स. दे became multinational companies. Today we also see the growth of transnational companies. This development is mainly in the private sector. How does this affect the common person? सो अफेक्ट देखेंगे उसका कैसे, और जब एक से ज्यादा कंट्रीज में आपकी कंपनी है तो क्या उसका ये होगा. वन इम्पैक्ट इज सीन ऑन द लेबर मार्केट. देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो जब ऐसा होता है तो हम देखते हैं कि माइग्रेशन टेक्स प्लेस. बहुत सारे स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं काम काम के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करने के लिए. For example, these companies recruit both skilled and semi-skilled employees. There is a lot of skilled and semi-skilled Indian labor working in West Asia, Africa, United States, Europe, etc. तो ये आप जानते ही कि इंडियंस, बहुत ज्यादा इंडियंस स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स दूसरे कंट्रीज में काम करते हैं. यहाँ GCC दुबई में भी बहुत सारे इंडियंस यहाँ पर आके अलग अलग डिलीवरी बॉयज, डिलीवरी वर्क का काम करते हैं. करीम करके यहाँ पे ऐप है, फूड ऐप है, जैसे स्विगी है इंडिया में, वैसे करीम करके यहाँ पे फूड ऐप है. तो वो सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, ये सारे लेबर्स जो वहां पर काम के लिए आए हुए हैं. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट migration takes place because of that. The growth of private sector has also increased the employment in service sector. तो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ से और क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई है सर्विस सेक्टर के अंदर. वेरियस सर्विसेज लाइक प्रोवाइडिंग केटरिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा आर बीइंग प्रोवाइडेड. तो केटरिंग भी बहुत ही, आजकल हर तरह का फूड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, और गुड्स, ट्रांसपोर्ट सब कुछ अवेलेबल होता है. ये सब सर्विसेज के अंदर आता है, सर्विस सेक्टर के अंदर आता है. A second impact is seen on the small industries and shops. They have to face competition from the big multinational companies. इसके अंदर मैं किराना वाले का एग्जांपल देना चाहूंगा. किराने वाले और डीमार्ट. तो डीमार्ट एक मल्टीनेशनल तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट एटलीस्ट पैन इंडिया है पूरा. सो डीमार्ट जैसी जो कंपनीज आती है, वो स्मॉल स्केल, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल शॉप्स को बहुत ज्यादा कंपटीशन हो जाता है. लेकिन फिर भी स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल शॉप्स चलते रहेंगे, बिकॉज डीमार्ट में आपको क्रेडिट पे माल नहीं मिलेगा, आपको ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है. जबकि आपका लोकल किराने वाला आपको बोलेगा कोई बात नहीं, महीने खत्म होने पर बिल भर देना, है ना. तो ये एक अफेक्ट तो होता है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स में बैलेंस आउट हो जाता है. तो ये भी एक थोड़ा सा आपको देखना है. शॉप्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री दैट आर एफिशिएंट आर एबल टू compete. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वैसे ही देखेंगे कि जो एफिशिएंट है वही compete कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सीन बिग ग्रोसरी स्टोर्स एंड मॉल्स इन सिटीज, बट डिस्पाइट दीज द स्मॉल शॉपकीपर्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर्स कंटिन्यू टू अट्रैक्ट क्लाइंटेल. तो अगेन वही वैसा ही एग्जाम्पल है कि आप देखते हो कि बड़े बड़े मॉल्स और बिग बास्केट जैसी चीजें अवेलेबल है, बट फिर भी हम लोकल, हमारे यहाँ पे लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल सेलर से हम चीजें लेते ही है. दिस इज बिकॉज दे प्रोवाइड द नेसेसरी सर्विसेज टू द पीपल. क्योंकि एक सर्विस ऐड करते हैं वो लोग, एड ऑन करते हैं.
The third impact is on the agriculture sector. Today, farmers are able to sell their goods directly to companies. Multinational companies have brought in new technology and opened up markets for Indian agricultural products. For example, India exports marine products, meat, rice, spices, cotton, fresh fruits, vegetables, sugar, coffee, groundnut, cashews, etc. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बिकॉज ये ग्लोबलाइजेशन आया, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल चेंज आए, काफी कुछ हुआ है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस आ गए। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। स्पेसिफिकली इंडिया का प्रोडक्ट ही बाहर मिलता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली केरला चिप्स एंड कोकोनट और ये सब बहुत ही एक्सपोर्ट किया जाता है पूरा का पूरा इंडिया से। सो ये सारी चीजें होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डू यू नो में मल्टीनेशनल कंपनी, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, सर्विस सेक्टर क्या होता है उसके बारे में हल्का सा उन्होंने बताया है। बजाज, डाबर, आदित्य बिरला, ओएनजीसी आर एग्जांपल्स ऑफ मल्टीनेशनल जिसका वन होम कंट्री है। ट्रांसनेशनल जिसका एक तरह का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये बात, बट एक पर्टिकुलर कंट्री बेस्ड नहीं माना जाता है उनका। यूनिलीवर, सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, नेस्ले, इन सबको हम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन में गिनेंगे। सर्विस सेक्टर थर्ड तरह का जो इकोनॉमिक सेक्टर है आफ्टर प्राइमरी फार्मिंग, फिशिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, केटरिंग से लेके हाउसकीपिंग से लेके सिक्योरिटी से लेकर इंश्योरेंस, ये सब सर्विस में आ जाता है सर्विस सेक्टर। आगे बढ़ेंगे। अब इकोनॉमिक इश्यूज हमने कवर कर दिए, पॉलिटिकल इश्यूज देखेंगे क्या है। Political issues in the context of globalization mainly focus on the following: importance of democracy। तो सबसे पहले जो ग्लोबलाइजेशन करेगा और करता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसी से ये पॉसिबल है होना, वो यहाँ पर वो बता रहे। द ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989 एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज लुक्ड एट एज द फॉल ऑफ कम्युनिज्म। तो हमने देखा कि कम्युनिज्म कैसे बुरी तरह से फेल हो गया था और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये भी आर्ग्यूमेंट करके सारे कौन सी तरफ बढ़ रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं। टर्म्स लाइक पार्टिसिपेटरी स्टेट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस हैव बिकम इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि पार्टिसिपेटरी स्टेट होना, गुड गवर्नेंस होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। पार्टिसिपेटरी स्टेट क्या होगा? पार्टिसिपेटरी स्टेट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस wherein the decision is made by the majority। तो पार्टिसिपेटरी स्टेट उसे कहा जाता है जहां पर एक कंट्री को हक है अपनी आवाज रखने का, अपना वोट देने का, बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का। तो ये पार्टिसिपेटरी स्टेट है कि जहां पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये होना बहुत जरूरी है। इन अ पार्टिसिपेटरी स्टेट ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ पॉलिसी। Citizen centric governance and good governance focus on the role of civil society in the functioning of government। तो एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस होनी चाहिए कि सिटीजन की हित में सारी चीजें होनी चाहिए और उस हिसाब से पॉलिसीज और गवर्नमेंट के फंक्शंस होने चाहिए। पोजीशन ऑफ द स्टेट, अब पॉलिटिकल वाइज स्टेट की क्या पोजीशन रही है, एक स्टेट की क्या पोजीशन है। इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट द स्टेट इज बिकमिंग लेस एंड लेस इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि एक आर्ग्यूमेंट हम ये करने वाले कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्टेट की पावर्स का कुछ क्या हो गया है, वो कम हो गई है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। वो हम यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने वाले। वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ स्टेट इज इट्स सोवेरेनिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट का फीचर क्या है? सोवेरेनिटी, यानी कि वो सेल्फ रूल्ड, सेल्फ गवर्नड चीज करता है, वो खुद कंट्रोल करता है लॉज एंड एवरीथिंग, राइट। द कंसेप्ट ऑफ सोवेरेनिटी इज लिंक्ड विद द कंसेप्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। और सोवेरेनिटी किससे लिंक्ड है? जुरिस्डिक्शन से। जुरिस्डिक्शन यानी क्या हो गया? किस क्षेत्र तक मेरा कंट्रोल है, किस हद तक मेरा कंट्रोल है, किस बॉर्डर लाइन एरिया तक मेरा कंट्रोल है। दिस इज द राइट ऑफ स्टेट टू मेक लॉज विद इन इट्स टेरिटरी। तो जुरिस्डिक्शन क्या हो गया? अगेन वो दोनों चीज को मिलाकर कि एक स्टेट का हक लॉज बनाना अपनी टेरिटरी। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी इज बीइंग चैलेंज्ड फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ चीज होती है तो हम विद हेल्प ऑफ सोशल मीडिया कैसे गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है एक्शन लेने के लिए, तुरंत एक्शन लेने के लिए किसी चीज का। सुप्रीम कोर्ट तुरंत इन्वॉल्व हो जाती है उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर। तो ये क्या है? ये हमने विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन
स्टेट को अपना काम करना सिखाया एक तरह से, है ना। तो ये एक चैलेंज वाली बात होगी। एक्सटर्नल चैलेंजेस कम फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमें यूएन बोल सकता है कुछ पर्टिकुलर चीज इंटरनेशनल लॉ के तहत, वो हमें बोल सकता है कि ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए आपको। रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी सार्क, ब्रिक्स, ये सब के हिस्सा है तो उसके थ्रू हमें वो बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा रूल है करके। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ग्रोइंग एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स की वजह से बहुत सारी चीजें हम स्टेट के ऊपर फोर्स करते हैं कि हमें आवाज उठानी चाहिए थी। बांग्लादेश में अभी जो हुआ, तो हम सभी लोग ने आपने देखा होगा कि ट्रेंड आ गया कि सेव द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। जितने भी हिंदू कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर, उनको सेव किया जाए। तो ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स है। अगेन बहुत सारे एग्जांपल मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको भी पता होने चाहिए रीसेंट न्यूज एंड एवरीथिंग। उसका यूज करना है ये सब लिखते वक्त, जब आप आंसर लिख रहे हो, जब आप ये सारी बातें मेंशन कर रहे हो, उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल ये करके ये सारी बातें, ये सारे इंसिडेंट के दो दो लाइन सिर्फ लिख देने हैं। तो वो जब टीचर पढ़ेगा आपका, वो जब एग्जामिनर चेक करने वाला पढ़ेगा, वो आपको तुरंत ही मार्क्स दे देगा कि इस बंदे को कंसेप्ट क्लियर है ना। तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स क्या है, तो इस तरह के एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। बांग्लादेश इशू। इंटरनल चैलेंजेस क्या क्या है? इंटरनल चैलेंजेस कम फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ नेशनल कंसेंसस, ग्रोथ ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, एक्टिविज्म ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एक्सेट्रा। तो इंडिया के अंदर ही जो, जैसे कि ये खालिस्तान खालिस्तान वाले, ये एक तरह का एथनिक नेशनलिज्म हो गया। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, वो लोग वो अपना ही बोल रहे हैं कि हम वो किसी गवर्नमेंट के साइड से नहीं है, वो अपना खुद का ही एक्टिविज्म ये कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया इंटरनल चैलेंज का, जिसमें एक स्टेट का पावर्स को चैलेंज किया जा रहा है और एक स्टेट की इंपॉर्टेंस को चैलेंज किया जा रहा है। तो इंटरनल चैलेंजेस में आप इस तरह के इश्यूज लिख सकते हो। खालिस्तान वाले जो कह रहे थे कि खालिस्तान स्टेट हमें अलग, अपना एक अलग कंट्री बना के, अलग स्टेट बना के चाहिए, अलग हो जाना इंडिया से। तो ये सारी बातें जो है, वो सब इस चीज में आती है, इंटरनल चैलेंजेस में आती है। इश्यूज लाइक एनवायरमेंट, जेंडर एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स हैव टेकन द सेंटर स्टेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में। ह्यूमैनिटेरियन इशू है या जेंडर वाइज कुछ इशू चल रहा है, मेल फीमेल, या आजकल तो मोर देन दैट ट्रांसजेंडर और एनी जेंडर, एनवायरमेंट वाइज कुछ चल रहा है, तो ये सब बहुत ही ज्यादा हाईलाइट इजिली हो जाता है, और ये आज की तारीख में सेंटर स्टेज में है, ये सारे इश्यूज। नॉन स्टेट एक्टर्स, बार बार हम देख रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में अलग से पैराग्राफ ही दिया है इन्होंने। इट इज द importance of the civil society that has given importance to the non-state actors. Thus, voluntary organizations, non-governmental organizations have started to become more important. तो ये लोग जो किसी गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते, वो किसी संस्था के लिए, पॉलिटिकल संस्था के लिए काम नहीं करते, वो अपने ही सेल्फ सिविल सोसाइटी के हित में वो अपना आवाज उठाते, वो सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाते हैं। Today, international relation is not relations between states. It also includes non-state actors. They play an important role in promoting humanitarian issues. आपने देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, इन्फ्लुएंसर या कोई ह्यूमैनिटेरियन इशू के अगेंस्ट बोल रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू से द एग्जांपल ऑफ गाजा वॉर का जो हुआ था, तो सभी ने अपने हिसाब से, आधे लोग अगर, ये फनी बात है कि आधे लोग उस इशू को जानते नहीं है, फिर भी उस चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे या अपना ओपिनियन या किसी और को रॉन्ग बोलेंगे। तो ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स के कैटेगरी में चले जाते हैं। बिसाइड्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस मूवमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स। सो नॉन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो ऐसा उन्होंने यहाँ पे जो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी सारे के सारे नॉन स्टेट एक्टर्स कैटेगरी में जाएंगे, जो अपने ही एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर लोगों में पैनिक फैला रहे, लोगों को परेशान कर रहे, मार डाल रहे, अनरेस्ट सिचुएशन पैदा कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इशू, again very important issue in political issue. In the age of globalization, protection of human rights has become an important agenda, but there is a need to make a distinction between the approaches to human rights of the developed world and the developing world. बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि आपको समझना है कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड और एक डेवलपिंग वर्ल्ड का, दोनों का ह्यूमन राइट्स के तरफ अप्रोच अलग अलग होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। The third world holds that economic development has to precede before civil and political rights, and that
a greater value needs to be placed on community and family than on individual rights. इतना पूरा मार्क कर लेना. थर्ड वर्ल्ड कंट्री, यानी हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है. सो अमेरिका, यूरोप थर्ड, यूके थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं आता है. तो ये दोनों का एग्जांपल लेते हैं, बात करेंगे कि अमेरिका में इंडिविजुअल राइट सबसे ऊपर है, देन कम्स द कम्युनिटी राइट, फैमिली राइट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइट. लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक इंडिया, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे पहले होनी चाहिए, सिविल पॉलिटिकल राइट्स फिर होने चाहिए, फिर आपकी कम्युनिटी फैमिली राइट्स होंगे, और लास्ट में इंडिविजुअल राइट आएंगे. ये सीक्वेंस का चेंज आएगा इन अ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड डेवलप्ड वर्ल्ड. तो ह्यूमन राइट्स के तरफ अप्रोच दोनों अलग अलग देशों में अलग तरीके से किए जाएंगे. सो ये वहां पर वो बात कर. The Indian Constitution, for example, lays stress on the aspect of social justice and looks at food, shelter, clothing, education, health as a primary need of its citizen. तो हम, since being a developing nation, हमारा मेन गोल हमारा क्या है कि सोशल जस्टिस हो लोगों में, और फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये एजुकेशन, हेल्थ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहले, rather than individual right. It is further argued that it is in the desire to achieve distributive justice, there is an undue emphasis on liberty rights and not welfare rights of the people. और हमें हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें लिबर्टी राइट्स पे हमने फोकस दिया हुआ है, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कोई भेदभाव किया हुआ है. तो अगेन लिबर्टी राइट्स के अंदर हमारे इंडिविजुअल राइट्स जितने कवर होने हैं कवर हो गए. Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history. यानी कि जो कंट्रीज की जैसी हिस्ट्री रही है उस बेस पे उसे अपने ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रेट करना चाहिए. ह्यूमन राइट्स कॉमन नहीं हम हर जगह बोल सकते हैं. जो अमेरिका में ह्यूमन राइट्स लोगों को मिलते हैं वो हम इंडिया में ह्यूमन राइट्स नहीं बोल सकते हैं. तो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अलग है, ये यहां पर वो बात कर रहे हैं. Thus, the broad application of Western approach to human rights that focuses on civil and political rights and freedoms as a priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. तो जो अमेरिका में, तो मतलब आप पुलिस को सीधा बोल देते हो आई नो माई राइट्स, यू कैनॉट डू दिस, यहां तुम बोलोगे यार तुमको दो चपेट पड़ेगी पहले, है ना. तो हालांकि वो भी आजकल हम लोग कैमरा लेकर हम पुलिस से बहस करने लग जाते हैं. ये सब वीडियोस आप देखते होंगे कि कोई लॉयर है या कोई नॉर्मल पर्सन है, वीडियो शूट करके बहस करेगा पुलिस से या किसी भी पावर वाले पर्सन से. तो ये जो चीजें हैं, ये अमेरिका में आप करोगे तो आप रियल में तब सेफ, लाइक आप एक्चुअल में सेफ हो, आपको रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं. आप उस पर्सन को बोलोगे कि आई नो माई राइट्स, आई कैन नॉट, मेरे पहले लॉयर से बात करूंगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा ही मैं करूंगा. ये बहुत इंपॉर्टेंस है उस चीज का वहां पर. और पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल राइट का बहुत वहां पे इंपॉर्टेंस है. यहाँ वो उतना नहीं है. यहाँ पर हम पहले अपनी बेसिक चीजों को देख रहे हैं, वो चीज हम पहुंचाएंगे, फिर हम उस लेवल तक पहुंचेंगे कि इंडिविजुअल भी इतना वो पावरफुल है, इंडिविजुअल ह्यूमन राइट भी उतना उनका पावरफुल है कि ऐसे वो चैलेंज कर रहा है. तो ये यहाँ पे थोड़ा आपको ये डिस्कशन का पॉइंट है और बहुत आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट हो सकता है ये. लेकिन एज ऑफ नाउ प्लीज स्टडी के लिए हम समझेंगे कि डेवलप्ड नेशंस के लिए ह्यूमन राइट कंसेप्ट टॉप प्रायोरिटी पे जाता है, और डेवलपिंग नेशंस के लिए ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट थोड़ा सा लोअर कैटेगरी पे जाता है. ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द इशू इन डिटेल. तो ये लोग ही अब थोड़े से अपने को बता रहे, तो लेट्स सी दैट. इंडिया इज सिग्नेटरी टू वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज. आप जानती है कि इंडिया ने बहुत सारी ट्रीटीज साइन कर रखी है, organization and conventions. As a member of WTO, World Trade Organization, India is required to follow some rules regarding international trade practices. Treaties like the Indus Waters Treaty with Pakistan or the Farakha Agreement with Bangladesh requires India to follow the agreement in matters of sharing waters of Indus and Ganga. तो गंगा इंडस हमारे यहाँ से पास होती है, हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, तो टूवर्ड्स पाकिस्तान जाने वाला इंडस एंड टूवर्ड्स बांग्लादेश जाने वाली गंगा, उसके वाटर हम वहां तक शेयर करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, ऐसी हमने एक ट्रीटी साइन करके रखी. तो ये चीज हमें उस चीज को रिस्पेक्ट करना पड़ता है. Organizations like Amnesty International or Greenpeace raise humanitarian issues and put pressure on local governments. Amnesty has been critical for the Indian government's position on human rights in regions like Kashmir. तो
कश्मीर में जो अलग अलग इश्यूज थे कि वहां पर मिलिट्री, हर जगह मिलिट्री है, हर जगह मिलिट्री है, कर्फ्यू लगा हुआ है महीनों महीनों तक। तो वहां के ह्यूमन राइट्स के लिए हमें बाहर से प्रेशर है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का आप उल्लंघन कर रहे हो, आप सही नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन द शनोबल डिजास्टर टुक प्लेस। शनोबल डिजास्टर अगर हमने पढ़ा हुआ है पहले के चैप्टर में, आई फॉरगॉट विच, बट हम पढ़ चुके हैं शनोबल के बारे में। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो प्लीज, शनोबल एक बहुत अच्छी सीरीज भी है, वो देख लीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सप्लोजन हुआ था रशिया में, उसके बारे में। So, when Chernobyl disaster took place, the effects of radiation spread across Europe. Such environmental disasters cannot be restricted to a nation's boundaries. European countries were forced to cooperate and take action to ensure that ill effects do not harm their population. तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज ऐसा नहीं बोल सकती नहीं नहीं हम अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। उनको कोऑपरेट करना ही पड़ा था कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है जो बॉर्डर्स के बाहर चला गया, अपनी सीमा के बाहर जा चुका है। तो उनको कोऑपरेट करके जो भी एक्शंस लेना था वो उनको मानना ही पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन हैड अप्रोच द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इट्स कॉज ऑफ ऑपोजिशन टू बिग डैम्स एंड हैड इंटरनेशनलाइज्ड द इशू। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, अगेन नर्मदा रिवर के ऊपर डैम्स बनने का जो ये इशू था, वो बहुत लोग उसके अगेंस्ट थे कि यार, इफ इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आमिर खान ने भी अपना उसमें कुछ तो टिप्पणी दी थी। तो बहुत लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रखे थे कि ये गलत है या ये सही है करके। तो ये वर्ल्ड बैंक के नर्मदा बचाओ आंदोलन वालों ने वर्ल्ड बैंक को सीधा अप्रोच कर दिया था। और ये जो एक कंट्री का इशू है, एक स्टेट का इशू है, वो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल, बिकॉज आपका कनेक्टिविटी वर्ल्ड में है, आपने बाहर वाले को हेल्प के लिए बोल दिया। और ये इशू जो एक नेशनल इशू है, एक स्टेट इशू है, वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। और उनके तरफ से अब स्टेट को प्रेशर आ गया, स्टेट को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, एक एक्सटर्नल प्रेशर आ गया कि उनको अब वो चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों का सुनना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बात चल रही है कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, दूसरी तरफ स्टेट का पावर चैलेंज होते जा रहा है। देर हैज बिन, नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है इस पूरे पॉइंट को समझाने के लिए, तो प्लीज ये सारे एग्जांपल याद रखिएगा। बट सबसे सिंपल नर्मदा बचाओ आंदोलन। देर हैज बिन अपोजिशन टू बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन जैतापुर एंड कुंदकुलम। तो ये एरियाज में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सारे क्लियरेंस होने के बावजूद वहां पर लोगों ने, एनजीओ ने वहां पर, पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पर प्रोजेक्ट को होने नहीं दिया। तो ये सारी चीजें, एक फोटो भी दिया है यहाँ पे, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये लोग सब, सब इकट्ठा होके। सो दैट इज दैट, डिस्पाइट गेटिंग प्रॉपर क्लियरेंस। तो क्लियरेंस होने के बावजूद वो चीज वहां पर वो लोगों ने होने नहीं दी। और लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे उसको अप्रोच किया लोगों को, ताकि स्टेट के ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो दैट इज चैलेंजिंग द सोवेरिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द पावर्स ऑफ स्टेट। In all the above cases, the state's sovereignty was challenged. वही बात मैं आपको समझा रहा हूं। वही बात हर एक पॉइंट में क्या आया, स्टेट का पावर को आप चैलेंज कर रहे थे बार बार by these groups. These are some of the challenges that the state faces from internal and external factors. So internal factors भी है, external factors भी। Therefore, it is argued that the role of the state is slowly reducing. इसीलिए ये आर्ग्यूमेंट एक है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टेट का थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है रोल। In the economic sphere, it is reducing because of increasing importance of private sector, and in the political sphere, the domestic and international pressures have reduced the authority of the state. तो हमने दो पॉइंटर्स देखे थे, इकोनॉमिकल देखा था और एक पॉलिटिकल देखा था। तो वो बता रहे कि इकोनॉमिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से पावर कम हो रहा है, और पॉलिटिकल स्पीयर में देखा जाए तो बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स की वजह से अथॉरिटी कम होते जा रही है। नाउ अब ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और खुद ही वो आंसर करेंगे, और ये आर्ग्यूमेंट का हल हमें, लाइक आर्ग्यूमेंट का फाइनल कंक्लूजन हमें देने वाले हैं। सो एक पूरा एक सिनेरियो ही चल रहा है। प्लीज प्लीज फोकस एंड प्लीज रीड द टेक्स्ट बुक्स एज द टॉपिक्स आर कवर्ड। हाउ इंपॉर्टेंट इज द स्टेट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कि क्या स्टेट का इंपॉर्टेंस रहा है ग्लोबलाइजेशन के एज में? इज द कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स फीचर्स स्टिल रेलेवेंट? इज देयर अ विड्रॉल ऑफ स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट? तो क्या स्टेट की कोई इंपॉर्टेंस बची है कि नहीं बची? क्या स्टेट का होना जरूरी है भी कि नहीं है ग्लोबलाइजेशन के एरा में? तो वही चीज का आंसर अभी हम इसमें देखेंगे। लेट अस लुक एट द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। द मेन एलिमेंट्स आर
टेरिटरी, सोवेरेनिटी, गवर्नमेंट एंड पीपल, ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है स्टेट के। एंड टुडे द टेरिटरी ऑफ स्टेट स्टिल रिमेन्स इंटैक्ट। टेरिटरी तो इंटैक्ट है, जैसा है वैसा, हमारी बाउंड्रीज बॉर्डर्स वैसी की वैसी ही रहेगी। तो टेरिटरी एक पॉइंटर एलिमेंट कवर हो गया, ठीक है। स्टेट स्टिल टॉक ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, तो आज भी हम बात करते हैं नेशनलिज्म की और नेशनल इंटीग्रेशन की। इसका मतलब सोवेरेनिटी भी कंसेप्ट एलिमेंट क्लियर हो गया। द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन गवर्नमेंट आल्सो कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। इट इज ट्रू दैट सम ऑफ इट्स पावर हैव रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जो अलग अलग ट्रीटी हमने साइन की है, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गई, या जो भी अलग अलग ट्रीटी साइन की है, उसकी वजह से हमारी थोड़ी सी हमारे पे कोई ऑब्लिगेशंस आ चुके हैं। बट द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट रिमेन्स, लेकिन अथॉरिटी अभी भी है स्टेट की है। द राइज ऑफ एथनिक नेशनलिज्म एंड द डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो अलग अलग स्टेट्स हमारे यहाँ पे जरूर फॉर्म हुए बिकॉज ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, लेकिन बट वी सॉ इन अर्लियर चैप्टर दिस हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ द स्टेट। तो भले न्यू कंट्रीज फॉर्म हो गई थी, जैसे सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट किया था, तो लेकिन इससे कंट्री का कंसेप्ट, स्टेट का कंसेप्ट डिसॉल्व नहीं हुआ है। स्टेट का कंसेप्ट आज भी वैलिड है। स्टेट्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस like legislature, executive, judiciary, bureaucracy are able to face the challenges of globalization. तो जहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि कौन लोग, चार लोग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, ये लोग एकदम प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क में है, वो लोग ग्लोबलाइजेशन से जो भी चैलेंज आ रहा है उसको अच्छे से फेस कर लेते हैं। इट इज these institutions that are able to protect the core values of the country, यानी कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है चार, उसी ने कंट्री के कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करके रखा, and provide social safety nets and promote development in the country. Despite the many concerns about the loss of sovereignty, the state remains the key actor इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्पीयर। भले उस पे उसके ऊपर चैलेंजेस है, भले उसकी पावर्स के ऊपर कंसर्न्स है कि इसकी पावर कम हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी आज की तारीख में स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो बहुत की एस्पेक्ट है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड, वर्किंग वर्ल्ड के लिए। The popular assumption that the emergence of global civil society and the increasing levels of cross-border trade, finance and investment flows have made the state irrelevant is wrong. ये लाइन को अच्छे से पूरा मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सिविल सोसाइटी एक ग्लोबल सिविल सोसाइटी बन चुकी है, कि वर्ल्ड इज अ कॉमन कॉमन वर्ल्ड, एक कॉमन कम्युनिटी, हम सारे ह्यूमैनिटी वाली कम्युनिटी है, पूरे सब जुड़े हुए हैं। कहाँ से आप बिलोंग करते हो डज नॉट मैटर, हम सब जुड़े हुए हैं। ग्लोबल सिविल सोसाइटी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे यहाँ पे, ये सब होने के बावजूद, यानी ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद स्टेट का इररेलेवेंट होना बिल्कुल रॉन्ग, ये मानना बिल्कुल रॉन्ग है। स्टेट इज रेलेवेंट एंड स्टेट इज पावरफुल एंड इट इज नीडेड। ओके, सो दैट्स दैट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आइडियोलॉजिकल इश्यूज। आइडियोलॉजिकल इश्यूज क्या अलग अलग आई है उसके बारे में देखेंगे। आइडियोलॉजी वॉज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कंट्रीज यूज्ड टू बी क्लासिफाइड एज सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ऑन द वन हैंड। ये अगेन ये थोड़ा सा हम रिपीट देख रहे, रिपीट बात देख रहे, जो हम पढ़ चुके हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक तरफ पूरा सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज स्टेट्स हो चुके थे, कंट्रीज हो चुकी थी, दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट हो चुकी थी, राइट। तो वही यहाँ पे हम बात रिपीट कर रहे हैं। ऑन दी वन हैंड एंड कैपिटलिस्ट और फ्री डेमोक्रेसीज, उसको हम फ्री डेमोक्रेसीज भी कहते हैं, ऑन दी अदर सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप एंड चाइना वेर ग्रुप्ड एज सोशलिस्ट वर्ल्ड, ये भी हम जानते हैं। वाइल वेस्ट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वाज कैपिटलिस्ट ब्लॉक, ये भी हम जानते हैं कि कैपिटलिस्ट कौन था और कम्युनिस्ट कौन था। आइडियोलॉजी एंड द इकोनॉमिक सिस्टम वेर वेल कनेक्टेड, और आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, जैसी आइडियोलॉजी वैसा आपका इकोनॉमिक सिस्टम था, राइट। सो while ideology was a political feature, ideology एक political feature है, लेकिन the economic system followed by the countries depended upon the ideology of the country। वही बात जो मैंने आपको अभी जस्ट बोली कि आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक सिस्टम इंटरलिंक्ड है, जैसी आपकी आइडियोलॉजी है वैसा आपका इकोनॉमिक सिस्टम आप चला रहे हो, है ना। तो क्या आप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले हो तो आप फ्री ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर्स, प्राइवेट एंटिटीज को सपोर्ट करना, ये सब
इस तरह की आपकी इकोनॉमिक सिस्टम्स आप चला रहे हो, है ना। आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले हो पॉलिटिकली, तो आप किस तरह की इकोनॉमी चलाओगे कि गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंपनीज, इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम आप चलाओगे, है ना। तो ये आपको समझना है। फॉलोड बाय द कंट्रीज डिपेंडेड अपॉन द आइडियोलॉजी ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में भी वो पूरा वही चीज हम एक्सप्लेन करेंगे जो हम जानते हैं ऑलरेडी। The countries of Eastern Europe had followed socialist ideology and had socialist economic system where the government or the public sector was more important. बहुत अच्छा लाइन, सिंपल लाइन में आपको पूरा उन्होंने एग्जांपल में बता दिया, मार्क कर लीजिएगा। वेस्टर्न यूरोपियन में क्या हुआ था, इसका ऑपोजिट। वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज फॉलोड द आइडियोलॉजी कौन सी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। हेंस देयर इकोनॉमिक सिस्टम वाज आल्सो कैपिटलिस्ट इन नेचर, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप पे ज्यादा वो फोकस थे। In these countries, the private sector played an important role in the economy. During this period, countries like India were democratic socialist. ये अभी देखो ट्विस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक तरह से, जहां हमें जो जैसा लगा कि भाई गवर्नमेंट कंट्रोल वाली चीज गवर्नमेंट में रहेगी, प्राइवेट वाली चीज को थोड़ा जहां जहां पॉसिबल है जिस सेक्टर में, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को चांस मिलेगा। तो ये हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इंडिया का सिस्टम है। This meant that they combined the ideologies of socialism and capitalism as per their requirement. वही बात होगी। Consequently, India had a mixed economic system. This meant that both the public and private sector played an important role in economic system. Today, in the era of globalization, अब ये सब जो था और हो रहा था, वो पहले बात की। अब आज का ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या चेंज हुआ है, वो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट सा। लेट्स रीड दैट। Today, in the era of globalization, there appears to be only one dominant ideological and economic system. तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में एक ही डोमिनेंट आइडियोलॉजी है जो बहुत क्लियरली हम सब जानते हैं कि कैपिटलिस्ट ज्यादा डोमिनेंट है ना। दिस इज डिस्क्राइब्ड एज मार्केट इकोनॉमी, और इसको हम ये जो डोमिनेंट, इसको एक नया हमने एक न्यू टर्म दिया हुआ है, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड सप्लाई, उसके बेस पे हम डिसीजन लेंगे, तो मार्केट इकोनॉमी उसे कहते हैं। बोथ सॉरी बट ऑल कंट्रीज डू नॉट फॉलो द सेम काइंड ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन हर कंट्री सेम तरह का मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं करता है। कॉमन सेंस है, जैसे मैंने आपको बोला, जिस जगह का जैसा डिमांड सप्लाई होगा उस बेस पे वो प्राइजेस डिक्लेयर होंगे। तो ऑफ कोर्स हर कंट्री में सेम डिमांड सप्लाई तो होगा नहीं, तो हर कंट्री में अलग अलग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होगा। The nature of market economic is determined by ideology of that country. और अब ये लोग कह रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आइडियोलॉजी ऑफ कंट्री पे डिपेंड करता है। तो लेट्स सी, लेट अस टेक सम एग्जांपल। यूनाइटेड स्टेट इज कंसिडर्ड कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी बिकॉज इट कंबाइंस कैपिटल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी विद मार्केट इकोनॉमिक्स। तो कॉमन सेंस, अब हम जानते हैं कौन सी कंट्री की कौन सी आइडियोलॉजी है, तो उसको हम उस तरह की, उस आइडियोलॉजी वाली मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटलिस्ट है, तो वहां का इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया, कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, यानी वहां पर ज्यादा प्राइवेट सेक्टर वाइज हम डिमांड सप्लाई की बातें करेंगे और उस हिसाब से वो इकोनॉमिक सिस्टम चलाएंगे। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज। और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जितनी है वो सारी की सारी वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज कही जाती है, कि वो वेलफेयर वाइज यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल इक्विटी, ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स है सारे के सारे। तो आपको, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते ही होंगे आप ऑफकोर्स, तो वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज उसका वो टर्म है, इकोनॉमी का टर्म है। तो वेलफेयर मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जहां पर आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल गुड्स, ये सारा चीज रखा हुआ है, तो उसे वेलफेयर मार्केट इकोनॉमी टर्म बोला जाता है। बिकॉज देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये लोग वेलफेयर स्टेट, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वेलफेयर स्टेट, इसलिए उनकी इकोनॉमी का नाम क्या है, वेलफेयर मार्केट इकोनॉमी। चाइना इज डिस्क्राइब्ड एज सोशलिस्ट। चाइना की आइडियोलॉजी क्या है, सोशलिस्ट। तो उसकी इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। China is a socialist state, but its economic system changed in 1990s and became a market economic system. तो इसने अपना इकोनॉमिक सिस्टम थोड़ा चेंज करके कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम रखा, यानी कि प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई, जैसा रहेगा उस बेस पे वो प्राइस के हिसाब से चलेंगे और उस हिसाब से वो अपनी इकोनॉमी चलाएंगे। यानी जहां जरूरत होगी वहां पे वैसा पैसा इन्वेस्ट लगाएंगे। इन इंडिया वी डू नॉट यूज द वर्ड मार्केट इकोनॉमीज इकोनॉमिक्स, वी डिस्क्राइब इंडियन सिस्टम एज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इंडिया का अलग ही, इंडिया में हम लोग मार्केट इकोनॉमिक ये टर्म यूज नहीं करते हम लोग। इंस्टेड हमारा इकोनॉमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं,
इकोनॉमिक लिबरलिज्म, यानी कि यहाँ पर हमें अपना गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी में अपने को हक दिया हुआ है अलग, कि जहां जैसा पॉसिबल है उस तरह का आपको लिबर्टी है अपना बिजनेस चलाने का, अपना वेलफेयर करने का, ये सारा आपको लिबर्टी दिया हुआ। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इंडिया सिस्टम इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। प्लीज मार्क दिस एंटायर पैराग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ एरा से लेके इतना पॉइंटर वाइज इसको लिख लीजिएगा। अच्छे एग्जाम्पल से उन्होंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, की वर्ड्स है, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स है, उसको लिख लीजिएगा। और सेल्फ रिसर्च भी थोड़ा उसके बारे में करो। इकोनॉमिक आपने इकोनॉमी चैप्टर्स पढ़े हैं, उसमें आप देखिए, उसको आप पढ़िए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वाइज क्या चेंजेस अलग अलग आए। The nature of a global communication changed rapidly in 1990s. Satellite communication system, mobile telephone, fax, internet, etc. brought revolutionary changes in the social, political, economic life of the people. तो लकीली मैं उस एरा से बिलोंग करता हूँ कि मैंने सारी चीजें देखी है। मैंने नो मोबाइल लाइफ, नो फोन लाइफ भी देखी है, मैंने पीसीओ एसटीडी वाली लाइफ भी देखी है, मैंने फैक्स वाली एरा भी देखा है, मैंने मोबाइल फोन्स धीरे धीरे आए थे, कैसे हम ब्लूटूथ के थ्रू दो दो डिवाइसेस को ब्लूटूथ एंड इंफ्रा इंफ्रा से इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके हुए हम डेटा ट्रांसफर करते थे। 200 केपी की स्पीड पे चीजें चलती थी, जो आजकल हम जीबीज में हम बात करते हैं। तो ये पूरा एक आई हैव बीन इन दिस ओवरऑल सिनेरियो, पूरा चेंजेस मैंने बकायदा देखी है। आज हम इतना इतना फास्ट कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ इंटरनेट कर पाते हैं, लाइव कहीं से भी दुनिया के कहीं कोने से लाइव टेलीकास्ट देख पाते हैं। और ये सारा आज हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, राइट। सो ब्रॉट इन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस, हमारे लाइफ में चेंजेस लाए सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, लाइफ ऑफ द पीपल। लेट अस सी द मैनर इन विच मीडिया चेंज्ड इन इंडिया। In 1990 CNN came into India. So USA का CNN जो चैनल है, जो नेटवर्क है, दैट इज न्यूज नेटवर्क। आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म, सम न्यूज नेटवर्क, इट इज CNN सम न्यूज नेटवर्क। आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म। कमेंट्स में बताइए CNN का फुल फॉर्म क्या था। न्यूज नेटवर्क है, सी का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे। अंटिल द कमिंग इन ऑफ फॉरेन चैनल, दूरदर्शन वॉज द ओनली टीवी ब्रॉडकास्टर इन इंडिया। तो ये हम सभी जानते होंगे कि पहले सिर्फ एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल वी सॉ ओनली टू चैनल्स, मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन। विद इन स्पैन ऑफ डेकेड, 10 साल के अंदर अंदर इंडियन टीवी नेटवर्क हैड सेवरल चैनल्स। इतने ज्यादा, हद से ज्यादा चैनल्स हो चुके हैं अभी, तो ज्यादा, that were both private and governmental. Satellite communication system made it easy to have a dish antenna and watch programs anywhere in India. So ये तो अभी तक ये लोग यहाँ पे मीडिया टीवी तक की बात करें, लेकिन इन रियलिटी आई डोंट नो हाउ मेनी, बट टीवी आज की तारीख में कोई देखता नहीं। सभी लोग आजकल डायरेक्ट वेब टीवी और स्मार्ट टीवीज और डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड नेटफ्लिक्स और डायरेक्ट अमेजॉन प्राइम और डायरेक्ट उसी से जुड़े हुए। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सब कुछ अगेन सब कुछ बदल दिया। कोविड टाइम्स ने सब कुछ अलग ये सारे अलग रिवॉल्यूशन ला दिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म का रिवॉल्यूशन ला दिया, जिसमें अगेन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, यू कैन यूज दिस एग्जांपल्स। Changes also took place in other means of communication. Earlier, telephone connection were not available in all households. People would use the public telephones in the post or the telegraph office in case of emergencies. Long distance calls were done through a system of trunk calls. तो अगर आपको पता होगा, आई डोंट नो, अगर आपको मुंबई से दिल्ली बात करनी तो ट्रंक कॉल्स होते थे। आप एक ऑपरेटर को कॉल कर रहे हो, ऑपरेटर आपका कॉल वहां पहुंचाएगा, फिर वो लिंक होगा, वहां पर लगेगा, और फिर वो दो लोग लाइन ज्वाइन करेंगे। ट्रंक कॉल्स, उसे ट्रंक कॉल्स कहते थे। लेटर ऑन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, दैट इज एसटीडी। एसटीडी बूथ्स होते थे, वो पूरा जमाना चला गया। आप कहीं पर पहले एक टाइम था जब माना जाता था कि अरे एसटीडी बूथ खोल लो, बहुत पैसा है उसमें। सो लोग इन्वेस्ट करते थे उसमें कि यार, लाइक माई फादर हैड दिस आइडिया वंस कि एसटीडी बूथ डाल दो, मस्त बैठे बैठे पैसे मिलेंगे, लाइक लोग कॉल करते ही रहते। बट बिकॉज ऑफ मोबाइल कॉलिंग एंड दैट रिवॉल्यूशन, मोबाइल रिवॉल्यूशन, एसटीडी पूरी तरह से हट गया बॉस। कहीं पे आपको अब पीसीओ बूथ नहीं दिखेगा, राइट, एक्सेप्ट ऑन एयरपोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट। बट जो लोकल लोकल आप जानते ही होंगे ये बात कि लोकल लोकल जो यहाँ पे एसटीडी बूथ्स होते थे, और लोग पूरा पूरा उनका उनका एक बिजनेस चलता था। लोग थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपने घर के बाहर भी खोल लेते थे एसटीडी फोन बूथ और समथिंग लाइक दैट। सो ये सारा चीज कंप्लीटली बंद हो गया
मोबाइल के वजह से। टुडे वी हैव मोबाइल कनेक्टिविटी व्हिच इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट everybody. Both private government, private and government mobile phone systems are available today. The internet revolution was perhaps the most important revolution in the field of technology. तो internet ने पूरा सब कुछ पूरी दुनिया बदली. It became possible to connect to anyone in the world instantly. This global communication infrastructure has helped in spread of ideas, cultures, information. So हम ये क्या कर रहे हैं? हम information share कर रहे हैं, हम ideas share कर रहे हैं, हमें घर बैठे बैठे ब्राजील में क्या चल रहा है वो कल्चर देखने मिल रहा है, फ्रांस में क्या चल रहा है वो कल्चर देखने मिल रहा है. सो this is all possible because of internet. Internet has provided search engines to find information. It has also enabled social networking activity like Twitter, Skype, ये सब आप जानते होंगे, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. The technologies of information age are by nature transnational. तो कॉमन सेंस है ये सारी टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन एज की वो सभी की सभी ट्रांसनेशनल है, यानी कि ये कोई कंट्री वाइज स्पेसिफिक नहीं सीमित है, ये पूरे वर्ल्ड में मौजूद है, बहुत सारे का सभी कंट्रीज में मौजूद है. सो इट इज गोइंग beyond the nation, transnational. Mobile phone, satellite televisions, and internet operate regardless of borders. This has facilitated the growth of trans-border groups, bodies, and institutions ranging from non-governmental organizations and transnational corporations to international criminal and terrorist organizations. तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात बता रहे हैं कि सिंपल से सिंपल इंस्टीट्यूशन से लेकर एक क्रिमिनल एक्टिविटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेट और ये यूज करके, सैटेलाइट फोन्स और ये सब यूज करके हमें हम साइबर क्राइम के शिकार बनते हैं एंड वेरियस अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है इंटरनेट के थ्रू. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात बता. The states have found it difficult to control and restrict the operations of trans-border groups and organizations. तो बहुत सारे ऐसे रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ वर्ल्ड है जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं एंड गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो जाती है कि इस चीज को रोके, जो ये ट्रांस बॉर्डर चीज है. वीपीएन आपको पता होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बहुत बार हम उसे यूज करते हैं. तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप अगर आप यूज करोगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके थ्रू यूज होते हैं. तो जो आपके कंट्री में मौजूद नहीं है सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से अपनी कंट्री का लोकेशन चेंज कर रहे हो और उसके थ्रू अब आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज कर पा रहे हो. तो दैट इज वीपीएन जैसी चीजें अवेलेबल है आज की तारीख में आपके मोबाइल्स में भी. सोशल एंड कल्चरल इश्यूज क्या है, तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल मोस्टली टेक्नोलॉजी सब कवर कर लिया. आप सोशल कल्चर जिसके वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है टू द इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स. द रिवॉल्यूशन इन global media and the easy access to internet has made people aware of what is happening globally. तो अगेन सिंपल सा ओलंपिक्स के एग्जांपल ही मैं लेना चाहूंगा कि हम घर बैठे बैठे विद इन अ सेकेंड हमें पता है कि क्या हो रहा है वहां पर, कौन जीता कौन हारा, क्या इशू हुआ, कौन डिस्क्वालीफाई हो गया, ये सब ग्लोबली जो हो रहा है वो हमें बड़े आसानी से अपनी कंफर्ट जोन घर बैठे बैठे देख के पता पड़ रहा है. दिस अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ पीपल within the country and the world has had an impact on the society and culture. साथ ही साथ लोगों का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर भी हो गया है. We see the emergence of what is called global cosmopolitan culture. तो इसे कहा जाता है ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर. सो जिसके अंदर आप वी आर वन कम्युनिटी, ओवरऑल वन, जैसे मैंने बोला था वी आर वन ह्यूमन रेस, वन ह्यूमन कम्युनिटी, ग्लोबल विलेज हो चुका है पूरा. तो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर उसे कहते हैं. There is a great deal of Western domination on this global cosmopolitan culture, और of course इसके ऊपर Western domination बहुत ज्यादा है. Western culture बहुत ज्यादा impact करता है. Values like modernization, westernization, secularization are considered more important than traditional values. तो again इंडिया का कितना culture change हो चुका है because of modernization, westernization. This is seen in the personal lifestyle of the people. For example, in increase in the consumption of fast food like burger, pizza, ये सब कहाँ से आया? ये सब वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर है जो यहाँ पे आ चुका है, राइट. वड़ा पाव भी लिखा है इन्होंने, हालांकि वड़ा पाव को मैं ट्रेडिशनल कल्चर में गिनूंगा, बट ठीक है, वड़ा पाव भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है. प्लीज वड़ा पाव मत लिखिएगा, पिज्जा और बर्गर्स लिखिएगा. द मेथड ऑफ, ओके, वड़ा पाव बाहर अमेरिका तक पहुंच चुका है, तो यस वड़ा पाव भी आप लिख सकते हो. द मेथड ऑफ सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, दिवाली एटसेट्रा हैव बिकम मोर वेस्टर्नाइज्ड. तो आज हम बड़े शौक से
क्रिसमस सेलिब्रेट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, व्हाट यू बिलीव, आप अगर मानते भी हो कि नहीं उस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, फिर भी आप बड़े शान से ड्रेसिंग आप एक वो रेड एंड व्हाइट और वो सब आप ड्रेसअप करोगे और ये सारी चीजें सेलिब्रेट करोगे। तो ये सारा कल्चर वेस्टर्नाइज हो चुका है पूरा। न्यू आइडियाज लाइक सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, अभी रिसेंटली फ्रेंडशिप डे गया था अगस्त में। सो ये सब जो है, ये सब वेस्टर्न कल्चर है जो हमारे यहाँ पे नहीं था पहले, लेकिन हम सभी ये इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देंगे हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, पोस्ट करेंगे ये सारी चीजें। there is also an increasing demand for western wear in clothes that are purchased in the market। तो ये तो ऑफ कोर्स है ही, हम सभी वेस्टर्न क्लोथ्स बहुत ज्यादा पहनते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्लोबल कल्चर इज द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म इन सोसाइटी। इससे एक और चीज हुई है, इंडिविजुअलिज्म आ गए, लोग अपना एक इंडिविजुअल पर्सन, हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी, हमारा एक पर्सनल एक टाइटल है, आई गो बाय द टाइटल, आई गो बाय द जेंडर दिस, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस। ये सारा चीजें आ चुका है बिकॉज ऑफ ग्लोबल कल्चर। और मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, सबको चीजें खरीदनी, ये वाला आईफोन लेना है, बेस्ट आईफोन, नया आईफोन लेना है, आईपॉड्स लेना है, वो चीज लेनी, ये चीज लेनी, मटेरियलिस्टिक हम हो चुके हैं। द ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम वाज मेनली ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम जो बड़े पूरे खानदान खानदान साथ रहता था, वो तो टूट ही गया अर्बनाइजेशन की वजह से। और न्यूक्लियर फैमिली, और आज की तारीख में तो न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं बची, मैं और मेरी बीवी, बस यही लॉजिक बचा है। बच्चे भी आजकल लोग नहीं करते। तो इस तरह का जो ये जो चेंज आ चुका है पूरा कल्चरी सोसाइटी वाइज, ये इसकी बात चल रही है। This has been further enhanced by the concept of individualism. We are likely to hear the words, I want my privacy, this is my personal space। तो ये सब बहुत ही मतलब बचपन में अगर अपने टीचर या पता नहीं अपने फादर को बोल देता आई वांट माय प्राइवेसी, तो मुझे लगता है दो थप्पड़ पड़ जाते। बट ये आज की तारीख में एक बच्चा अपनी फादर या अपने मदर को, बड़े टीचर को, अपने टीचर को बोल देता आई वांट माय प्राइवेसी। तो ये सारी चीजें आ चुकी है। दैट इज द चेंज ऑफ कल्चर। राइट फ्रॉम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वही लिखा है उन्होंने, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन से लेके एल्डरली पीपल ये चीज बोलेंगे, दिस इज माई पर्सनल स्पेस। Similarly, the tendency to spend beyond one's financial means has increased due to introduction of credit cards। और क्रेडिट कार्ड्स की वजह से मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है कि बड़ा चढ़ा के भले उधारी पे खरीदते रहो, लेकिन दिखाना है कि हमारे पास क्या है। When we look at globalization from all angles, we realize that there are both पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो हमने पूरे चैप्टर में देखा कि ग्लोबलाइजेशन की अच्छी बातें भी क्या है, बुरी बातें भी क्या है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट हैव ओपन्ड up for the youth in our country। We are now more aware of what is happening in the world, how it can affect us, we are better connected, new employment opportunities have come up, more jobs are created। This change is mainly through the private sector as it has the financial capability। There is a serious financial limitation on what services government can provide। तो ये पॉजिटिव वाली बातें बता रहे कि हमें अवेयरनेस हमारी ज्यादा हो गई है ग्लोबल लेवल पे, अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ चुकी है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। But there is also negative aspect। There is a fear that welfare activity that the state provides would come to an end। There is also the fear that international competition would cripple local business, especially small businesses in the field of agriculture। The fear is that the small and marginal farmer would not be able to compete with the big corporation। तो एक फियर भी आ चुका है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आजकल नई नई फार्मिंग टेक्निक्स आ चुकी है, गार्डन फार्मिंग और यूवी यूवी रेज लाइट्स का इस्तेमाल करके होम फार्मिंग, विदाउट सॉइल फार्मिंग, ये सब अलग अलग जो आया, ये ट्रेडिशनल फार्मर्स नहीं इसके साथ compete कर पाएंगे या वो खुद कर पाएंगे अनलेस अंटिल देयर इज अ एजुकेशन रिगार्डिंग दैट, उसके बारे में अवेयरनेस किया जाए लोगों को। तो अनलेस अंटिल वो हो तब तक ये नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होंगे, ये लोग इससे डील नहीं कर पाएंगे और वो लूज कर देंगे इस रेस। इन रियलिटी इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट्स। बहुत ही भारी बात लिख दी इन्होंने इस लाइन में, प्लीज इसको मार्क कर लीजिएगा कि इस इंडिया की, जो मैं पर्सनली ये बात पे कंप्लीटली एग्री करता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट और एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, हमारा एटीट्यूड ही इतना रॉन्ग होता है, हमारा माइंडसेट ही इतना नैरो होता है, वही हमारी प्रॉब्लम बन जाती है कि हम बाहर ग्लोबलाइज्ड, रियल में ग्लोबलाइज नहीं हो पाते। तो ये रियलिटी इन्होंने बात लिखी है बहुत ज्यादा।
India has identified all foreign capital and trade with its history and imperialist dependence. तो हमने हर जितना भी फॉरेन कैपिटल ट्रेड है उसका हमने पूरा इंपेरियलिस्टिक डिपेंडेंस देखा है कि यार ये इट दिस लीड्स टू इंपेरियलिज्म, जिससे हम छुटकारा चाहते थे, राइट, जिससे हमने छुटकारा लिया था, राइट, कि हम इतने डिपेंड हो गए किसी कंट्री के ऊपर, दूसरे नेशन के ऊपर. Independence meant autonomy and self-reliance. India's opposition to liberalization has roots in its ideology of anti-imperialism. तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि हमारा तो लॉजिक है कि इंडिपेंडेंस यानी खुद का सेल्फ रिलायंस होना, हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं होने चाहिए. तो ये तो इट गोज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट. अगर मैं आपको बोलूं कि विल बी सेल्फ सफिशिएंट, मैकडोनल्ड्स को पूरी दुनिया, पूरी इंडिया से हटा दो, तो हमारे पास वैसा रिप्लेसर है ही नहीं कि लोग मैकडोनल्ड्स नहीं जाएंगे, दूसरी इंडियन ब्रांड में जाएंगे, राइट. तो ये चीज हम, हमारा जो थिंकिंग है कि ये दिस विल लीड टू इंपीरियलिज्म वाला आइडियोलॉजी जो है हमारा, उसके हम खिलाफ ये पूरी चीजें चली जाती है. इंडियाज सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट आर बोथ हॉस्टाइल टू लिबरलाइजेशन. तो हमारे यहाँ के जो सोशलिस्ट लोग हैं और कैपिटलिस्ट लोग हैं, दोनों ही लिबरलाइजेशन के अगेंस्ट है बहुत ही ज्यादा, कि इतनी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए. द फॉर्मर फॉर आइडियोलॉजिकल रीजन, तो सोशल फॉर्मर यानी यहाँ पे सोशलिस्ट फॉर्मर यानी जो पहले गया, फॉर्मर फॉर द आइडियोलॉजिकल रीजन. तो सोशलिस्ट वाले तो मानते ही नहीं पहली बात डेमोक्रेसी वगैरह चीज पे, तो आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से नहीं मानते लिबरलाइजेशन को. एंड द लैटर, लैटर यानी यहाँ पे कैपिटलिस्ट को लैटर बोला, जो बाद में आते हैं उसे लैटर कहा. द लैटर बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लूजिंग द ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन दैट दे हैव एंजॉयड इन इंडिया. तो कैपिटलिस्ट वालों का मानना है कि लिबरलाइजेशन आने से जो हमने यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय की है वो चली जाएगी हमारी. इन लॉन्ग रन इट इज द इंडियन स्टेट to protect its core values and ensure that the welfare net is maintained, so the marginalized and underprivileged people do not suffer. Finally, एक इंडियन स्टेट कंट्री का काम है कि कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करे और अंडर प्रिविलेज लोगों को, मार्जिनलाइज्ड लोगों को, उनको प्रोटेक्ट करे, उनको सफर ना हो ग्लोबलाइजेशन से, उनके लिए अवेयरनेस रखे, उनके लिए एजुकेशन सर्विसेज ऐसी रखे जिससे लोग ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव फायदा उठा सके. दिस कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फाइनल लाइन उन्होंने बता दी कि स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट रोल क्या है स्टेट का, तो ये प्रोटेक्ट करना कोर वैल्यूज को इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो दैट was, yes, that was the end of the chapter. I hope, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था. आई होप आपको मजा आया, आई होप आपको समझ आया. प्लीज कमेंट्स में बताइए कैसा लगा वीडियो. एंड पढ़िए, रिसर्च करिए, रीडिंग करिए, पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए. एंड जल्दी मिलेंगे थर्ड चैप्टर के साथ. थैंक यू सो मच गाइस. कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग.